students, once again welcome to my channel from ordinary to extraordinary। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। तो इसको हम लोग पूरे अच्छे से आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स और कंफ्यूजन है और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे सॉल्व होने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो सबसे पहले जीएसटी हमारा तीन तरह का होता है। पहला हमारा होता है SGST, दैट इज स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेकेंड वन इज CGST, दैट इज सेंटर का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये दोनों जो हमारे टैक्स होते हैं ये कब एप्लीकेबल होता है? ये दोनों टैक्स हमारा एप्लीकेबल होता है जब हमारा बिजनेस इंट्रा स्टेट होता है। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या हुआ? विद इन अ स्टेट। विद इन अ स्टेट कहने का मतलब कि जब हम किसी पार्टिकुलर स्टेट में ही रह के वहीं से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और वहीं पे हम बेचते हैं, तब ये हमारा कहलाता है इंट्रा स्टेट बिजनेस। तो इस इंट्रा स्टेट बिजनेस में हमारा SGST और CGST एप्लीकेबल होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीएसटी रेट हर एक प्रोडक्ट के लिए, कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है। कहीं 12%, कहीं 18%, कहीं 5%, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि हमारा कुछ भी नहीं लगता है। तो ये इंट्रा स्टेट में SGST और CGST कैसे काम करता है हम लोग एक एग्जांपल से यहाँ पे देखेंगे। सपोज करते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, उसका बिजनेस कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में वो बिजनेस कर रहा है, कोई डीलर है, डीलर ने किसी प्रोडक्ट को होलसेलर से किसी प्रोडक्ट को उसने 50,000 रुपए में खरीदा और इसमें एप्लीकेबल जीएसटी जो है वो हमारा है 12%। इस 50,000 के प्रोडक्ट पे जो जीएसटी हमारा लग रहा है वो 12% लग रहा है। तो अब ये जो जीएसटी 12% है ये कैसे हमारा कैलकुलेट होता है और ये कहां जाता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जीएसटी निकालेंगे। तो जीएसटी में जो भी हम लोग पढ़े थे ये अब हमारा दो जगह जाएगा। एक जाएगा SGST दैट इज स्टेट और दूसरा हमारा जाएगा CGST दैट इज सेंटर। तो चूंकि उस पर 12% एप्लीकेबल था इसलिए ये 6% SGST में जाएगा और 6% CGST में जाएगा। तो हम लोग दोनों का ही निकाल लेंगे। डीलर ने जो प्रोडक्ट खरीदा होलसेलर से उसका वैल्यू कितना था? 50,000। तो अब हम लोग यहां पे निकालते हैं SGST। तो SGST क्या हो जाएगा हमारा? 6% ऑफ 50,000 इक्वल्स टू 3,000 रुपए। ये कहां चला जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को, जीएसटी के तौर पे स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। क्योंकि ये इंट्रा स्टेट बिजनेस है। इंट्रा स्टेट मींस जैसा कि हम लोगों ने पहले ही कहा कि विद इन अ स्टेट, जब एक ही स्टेट में हम बिजनेस करते हैं, उसी स्टेट से सामान खरीदते हैं और उसी स्टेट में बेचते हैं, दैट बिजनेस इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट बिजनेस। तो इंट्रा स्टेट बिजनेस में हमारा दो जीएसटी जो होता है वो 2 पार्ट्स में होता है, SGST एंड CGST। और जितना भी उस स्लॉट में आता है वो किस स्लॉट में टैक्स हमारा लग रहा है उसका 50% SGST और 50% CGST में जाता है। तो हमने देखा कि 50,000 का 6% SGST में गया और उसी तरह जो हमारा 50% है वो CGST में भी चला जाएगा। क्योंकि दोनों में 6% हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो SGST भी 3,000 आया और CGST भी 3,000 आया। तो ये हमारा एप्लीकेबल कहां होता है? ये हमारा इंट्रा स्टेट में होता है। अब ये तो हो गया कि जब कोई डीलर किसी होलसेलर से प्रोडक्ट खरीदता है तब। लेकिन इसमें एक चीज और होता है, जीएसटी दैट इज हम लोग उसको कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। अब ये वैल्यू एडेड टैक्स क्या है? जैसा कि हम लोग देखें कि कोई रिटेलर है,
उसने होलसेलर से प्रोडक्ट खरीदा है कितने में, 50,000 में, और इस पे उसका जीएसटी क्या लग रहा है, 12%। तो रिटेलर जो होलसेलर से सामान खरीदते वक्त जीएसटी दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं इनपुट जीएसटी। तो यहां पे रिटेलर को कितना जीएसटी देना पड़ रहा है, 12% ऑफ 50,000, 12% ऑफ 50,000, दैट इज 12/100 इंटू 50,000, ये हमारा हो गया 6,000। मतलब जब रिटेलर किसी होलसेलर से 50,000 रुपीज का कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है और उस प्रोडक्ट को उसको जीएसटी कितना लग रहा है, 12%, तो जो रिटेलर अपने सामान खरीदते समय जीएसटी दे रहा है उसको हम लोग कहते हैं इनपुट जीएसटी। तो वो कितना दिया, 6,000 रुपीज। तो ये रिटेलर का हो गया। अब वो रिटेलर क्या करता है कि उस प्रोडक्ट का मार्क प्राइस वो बढ़ा के कितना करता है, 50,000 की जगह 60,000 कर दिया, और उसने उस प्रोडक्ट को जिसको उसने खुद 50,000 रुपीज में खरीदा था, उस प्रोडक्ट को अब वो किसी कस्टमर को, कंज्यूमर को 60,000 रुपीज में बेच रहा है। और यहाँ पे जीएसटी क्या है, अगेन सेम। तो ये जो जीएसटी वो कस्टमर से या कंज्यूमर से ले रहा है, इसको हम लोग कहते हैं आउटपुट जीएसटी। तो 12% ऑफ 60,000, दैट इज 12/100 इंटू 60,000, ये हो गया हमारा 7200। तो जब रिटेलर ने होलसेलर से उस प्रोडक्ट को 50,000 रुपीज में खरीदा था, तो उसने जो 12% जीएसटी दिया 50,000 का, वो उसका इनपुट जीएसटी था, जो कि हमारा आया था 6,000 रुपीज। उसी प्रोडक्ट को अब रिटेलर ने उसका मार्क प्राइस बढ़ाकर 50,000 से 60,000 कर दिया, और उसने किसी कस्टमर को बेचा, एप्लीकेबल जीएसटी है 12%। तो अब ये जीएसटी कस्टमर को किस रेट पे देना है, 60,000 पे, तो उसने कितना दिया, 7,200। तो जो रिटेलर खुद जीएसटी दिया उसको हम लोग कहते हैं इनपुट जीएसटी। रिटेलर ने जब कस्टमर से जीएसटी लिया उसको हम लोग कहते हैं आउटपुट जीएसटी। तो ये जो वैल्यू एडेड टैक्स है हमारा, ये वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो गया जीएसटी। जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स मतलब क्या हो गया कि आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। और ये वैल्यू एडेड टैक्स से ही हमें बहुत कुछ समझ में आ जा रहा है कि हमने जो 50,000 रुपीज में प्रोडक्ट खरीदा था, रिटेलर ने उस 50,000 का वैल्यू उसने कुछ बढ़ा दिया उसमें और अमाउंट ऐड करके, तो यही वैल्यू एडेड टैक्स है। तो कस्टमर को उसने कितने में बेचा, 60,000 में, मतलब 50,000 के प्रोडक्ट को उसने उसका वैल्यू बढ़ाकर 50 से 60,000 कर दिया। तो ये जो एक्स्ट्रा 10,000 का उसमें बढ़ा हुआ दाम आया, उस अलग से जो 10,000 का टैक्स लिया गया है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। तो हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे, कस्टमर से हमने 60,000 का 12% लिया था, जो कि हमारा निकला था 7,200, और खुद रिटेलर ने होलसेलर से लेते वक्त जब 50,000 में प्रोडक्ट लिया था, तो उसने 12% किसका दिया था, 50,000 का, जो कि हमारा निकला था 6,000। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा 1200 निकला, ये हमारा कहलाता है वैल्यू एडेड टैक्स। तो इस एग्जांपल से हमने देखा कि ये जो एसजीएसटी, दैट इज स्टेट जीएसटी, और सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी होता है, ये कहां एप्लीकेबल होता है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में या इंट्रा स्टेट बिजनेस में, जो कि विद इन अ कन्फाइंड एरिया, मतलब एक स्टेट के अंदर होता है। तो और हमारा तीसरा क्या होता है, आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। और ये एप्लीकेबल कहां पे होता है, पहला इंटर स्टेट, कि एक स्टेट से हम खरीद रहे हैं दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं, या फिर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे, मतलब इंडिया से कहीं बाहर हम सामान भेज रहे हैं
या फिर हम कहीं बाहर से इंडिया में सामान मंगवा रहे हैं। तो ये हमारा IGST होता है। और ये जो होता है टैक्स, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ये टैक्स जो है ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। जो भी ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट होता है उसमें स्टेट को कोई टैक्स नहीं मिलता है, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। या तो एक स्टेट से हम सामान खरीद के दूसरे स्टेट में ले जा रहे हैं तब, या फिर हमारा अपने कंट्री से सामान बाहर जा रहा है या हम बाहर से मंगवा रहे हैं। तो अब ये इंटर स्टेट कहने का मतलब ये नहीं कि हम सामान महाराष्ट्र में खरीदे और लाके उसको हम झारखंड में या कहीं और बेच रहे हैं, तो नहीं। ये इंटर स्टेट कहने का मतलब कि सामान हम लिए हैं महाराष्ट्र से, लेकिन उसका डेस्टिनेशन क्या है, मतलब बिलिंग एड्रेस क्या है, कोई अदर स्टेट। एड्रेस भी चेंज होना चाहिए, तभी वो इंटर स्टेट कहलाता है कि प्रोडक्ट हमने खरीदा महाराष्ट्र से और उसका बिलिंग एड्रेस अदर देन महाराष्ट्र। इट मे बी वेस्ट बंगाल, इट मे बी राजस्थान, इट मे बी झारखंड। तो इस ढंग से बिलिंग एड्रेस दूसरे स्टेट का होना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं इंटर स्टेट। उसी तरह इंडिया का माल अगर कहीं बाहर जा रहा है या बाहर से कहीं हम इंडिया में सामान मंगवा रहे हैं तो ये हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। और इसमें हमारा जो होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ इसका टैक्स जाता है GST के रूप में। यहाँ पे हमारा स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होता है। तो अब ये कैसे कैलकुलेट होता है इसको हम लोग अभी देखेंगे। अब यहां पे ये थोड़ा ध्यान देके सीखने का है। महाराष्ट्र से हमने कोई सामान खरीदा, कहां का बिलिंग एड्रेस पे, झारखंड का। प्रोडक्ट का हमारा कॉस्ट क्या था, 1 लाख रुपीस, और इसका GST रेट क्या था, 18%। तो ये जो हमारा टैक्स जाएगा ये सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, इसमें स्टेट का कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंटर स्टेट हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है बिल होके। तो ये 18%। तो यहाँ पे हमारा जो टैक्स लगेगा, GST लगेगा, वो कितना लगेगा, 18% ऑफ 1 लाख। तो ये कितना निकल जाएगा हमारा, 18 इंटू 18,000। अब ये क्या हो गया, 18,000 हमने बिलिंग जब करवाया महाराष्ट्र से किसी प्रोडक्ट का और हमारा बिलिंग एड्रेस झारखंड का है, तो 1 लाख के प्रोडक्ट पे अगर GST का स्लॉट उसमें 18% है तो हमने 18,000 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया। अब आगे क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट बिल होके कहां आ गया, झारखंड। और अब हम झारखंड में क्या कर रहे हैं, अब ये बिजनेस एक तरह से हमारा झारखंड आने के बाद हो गया इंट्रा स्टेट। मतलब हम झारखंड में सामान लाए 1 लाख रुपए का और उसका हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना GST दिया, 18%। अब उस जो 1 लाख रुपए का सामान था उसका झारखंड में हमने MP मार्क प्राइस क्या किया, 1,20,000। तो जब 1,20,000 किया और उसका GST रेट क्या है, यहां भी सेम रहेगा 18%। हमने उस प्रोडक्ट को किसी कस्टमर को बेच दिया तो कस्टमर क्या देगा, 18% ऑफ 1,20,000। तो ये हमारा निकल जाएगा 18/100 इंटू 21,600। तो अब यहां पे डिफरेंस क्या है, जब हमने महाराष्ट्र से सामान खरीदा था तो हमारा बिलिंग एड्रेस क्या था, झारखंड का। तो ये इंटर स्टेट हो रहा था, तो वहां पे हमारा जो 18% GST गया वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को गया 18,000 के रूप में। लेकिन अब जब हम प्रोडक्ट लेके झारखंड आ गए हैं तो हमारा प्रोडक्ट का बिजनेस कहां हो रहा है, झारखंड में ही। और जो 1 लाख रुपए में हमने प्रोडक्ट खरीदा था उसका अब हमने मार्क प्राइस कितना कर दिया, 1,20,000। और किसी कस्टमर को जब बेचते हैं तो चूंकि उसका टैक्स स्लॉट क्या है, 18%, तो हम कस्टमर से भी 18% लेंगे, जो कि कितना आता है, 21,600। लेकिन अब चूंकि बिजनेस क्या हो रहा है, इंटर स्टेट नहीं हो रहा है, अब इंट्रा स्टेट हो रहा है, झारखंड में ही हम कर रहे हैं। तो यहां पे जो हमारा GST है वो फिर से 2 भाग में बढ़ जाएगा। कहां, एक स्टेट GST और एक हमारा सेंट्रल GST। तो ये 21,600 अब 2 पार्ट्स में बाइसेक्ट हो जाएगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये 50% मतलब 18 का 9% ये SGST में जाएगा और 18 का 9% CGST में जाएगा, मतलब 50-50। तो 50-50 में हमारा क्या हो जाएगा, यहां चला जाएगा
10,800 और यहाँ चला जाएगा 10,800। लेकिन ये हम लोग 10,800 ऐसे नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पेमेंट कर रखा है। जब हम महाराष्ट्र से सामान खरीद के झारखंड में लाए थे तो 18%, दैट इज 18,000। तो 18,000 तो हमने ऑलरेडी दे दिया है, और अब हमको कितना देना है 10,800। तो 18,000 जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए हैं तो फिर से दोबारा सेंट्रल गवर्नमेंट को हम नहीं देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा वो जो टैक्स पहले 18,000 दिया हुआ है वो अब यहाँ पे हमको एडजस्ट करना होगा। तो एडजस्ट में हमारा क्या हो जाएगा, ऑलरेडी हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दे रखा है 18,000, जबकि हम महाराष्ट्र से सामान खरीद के झारखंड लाए थे उस समय हम 18% 1 लाख रुपीस का 18,000 दे दिए, और अभी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को देने का कितना लायबिलिटी है 10,800। लेकिन एक ही प्रोडक्ट में हम 2 बार टैक्स नहीं देते हैं। तो 18,000 हम दे दिए थे, लेकिन हमारा लायबिलिटी कितना का 10,800 का बचता है। तो हम अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट है हमारे पास 7,200, ये हमारा अब हमारे पास बच गया। यहाँ पे हमको 18,000 के बाद ये 10,800 सेंट्रल गवर्नमेंट को देने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं। तो ये जो 10,800 हमारा अभी 2 बना है, SGST के लिए भी 10,800 और CGST के लिए भी 10,800। तो ये 10,800 जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनता है ये 18,000 में से माइनस हो जाएगा। मतलब अभी हम सरप्लस टैक्स ऑलरेडी 7,200 दे रखे हैं। तो अब ये जो 7,200 है ये कहां एडजस्ट होगा, हमको स्टेट गवर्नमेंट को कितना दे रहा है 10,800, और अभी हमारे पास सरप्लस में कितना निकला है 7,200, क्योंकि हमने शुरू में जब महाराष्ट्र से सामान खरीद के झारखंड लाए थे तो 18% 18,000 दे चुके थे टैक्स के रूप में। तो एक ही प्रोडक्ट का हम 2 बार 3 बार टैक्स नहीं देते हैं। तो 18,000 दे चुके थे, और जब हम झारखंड में उस सामान को फिर से बेच रहे हैं तो अब वो हमारा 18% किस पे लग रहा है 1,20,000 पे, जो कि हमारा आ रहा है 21,600। तो जिसमें 10,800 SGST में चला जाएगा और 10,800 CGST में। CGST में सेंट्रल को, तो सेंट्रल को चूंकि हम लोग पहले 18,000 दे चुके थे तो उस 18,000 में से 10,800 हमारा माइनस हो जाएगा। तो अभी भी हमारे पास कितना सरप्लस में टैक्स हम लोग जमा कर चुके थे, टैक्स 7,200। तो अब ये 7,200 कहा जाएगा जो SGST स्टेट गवर्नमेंट को जाने वाला है। तो स्टेट गवर्नमेंट को जो 10,800 हम देने वाले हैं उसमें से ऑलरेडी 7,200 टैक्स के रूप में हम पहले से जमा कर चुके हैं। तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आएगा 3,600। ठीक है, तो अब ये जो SGST के रूप में हमको देना है वो कितना देना है, जस्ट ₹3,600, क्योंकि ये 3,600 हमारा एक तरह से जो भी हम लोग पहले देखे थे कि वैल्यू एडेड टैक्स, तो ये वैल्यू एडेड टैक्स भी कहलाता है, क्योंकि हम लोग 1 लाख रुपए में महाराष्ट्र से सामान खरीदे थे और उस सामान का टैक्स GST हमारा कितना लग रहा था 18%। तो हमने 1 लाख का 18% ऑलरेडी पे कर दिया है 18,000 रुपीज। और चूंकि ये इंटर स्टेट था, हमने सामान कहां खरीदा था महाराष्ट्र में, बिलिंग एड्रेस क्या था झारखंड, तो ये इंटर स्टेट था। तो ये टोटल का टोटल 18% जो 18,000 रुपीज आया है वो किसको मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब क्या हुआ, सामान आ गया झारखंड में और यहां जब बिजनेस होने लगा तो ये हो गया इंट्रा स्टेट, मतलब झारखंड का सामान हम झारखंड में ही बेच रहे हैं। तो ये एप्लीकेबल हो गया दोनों के लिए, SGST के लिए भी और CGST के लिए भी। मतलब अब जो उस प्रोडक्ट को हम बिजनेस के तौर पे करेंगे तो जो टैक्स लगेगा वो दोनों में जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ उस 1 लाख रुपीज के प्रोडक्ट का मार्क प्राइस 1,20,000 कर दिया। तो 1,20,000 का 18% हमारा निकला 21,600, लेकिन 21,600 में ऑलरेडी 18,000 हमने जमा कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो 21,600 अब चूंकि ये बिजनेस इंट्रा स्टेट हो रहा है तो उसका 50% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। तो सबसे पहले जो 10,800 था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो हमने ऑलरेडी 18,000 सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखा है। तो उस 18,000 में से 10,800 हमारा माइनस हो गया, तो मेरे पास कितना बच गया 7,200। मतलब अभी भी टैक्स हम सरप्लस दे रखे हैं 7,200। अब जो 10,800 स्टेट गवर्नमेंट के लिए हो गया, उस 10,800 में से 7,200 हम माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा दैट इज 3,600। ये सिर्फ हमारे ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनता है और सिर्फ इसी पैसे को हमको टैक्स के रूप में आगे देना है। चूंकि
टोटल टैक्स हमारा बन रहा है 21,600, जो कि हम जब इंट्रा स्टेट कर रहे हैं, विद इन स्टेट कर रहे हैं, और हमारा 21,600 में ऑलरेडी 18,000 हम पहले दे चुके थे जब हम इंटर स्टेट बिलिंग करवाए थे। तो जो अब सरप्लस अमाउंट बनता है सिर्फ वही देना होता है, ये पूरे का पूरा हमको नहीं देना होता, क्योंकि किसी भी एक प्रोडक्ट का जब हम बिलिंग करते हैं या बिजनेस करते हैं तो टैक्स हमारा एक बार ही लगता है। हाँ, उसके अमाउंट को अगर बढ़ाते हैं, उसके मार्केट प्राइस को बढ़ाते हैं, तो जो वैल्यू उसका बढ़ा, उस वैल्यू को जो हम ऐड किए अपने प्रोडक्ट में, उस वैल्यू एडेड टैक्स को हमको अलग से देना होगा। तो ये 3600 हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा टैक्स बन गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये जीएसटी का जो फॉर्मेट है, कितने तरह के टैक्स हैं, कैसे कैसे टैक्स एप्लीकेबल होता है, इस वीडियो को देख के आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार फिर से मैं ब्रीफिंग कर दे रहा हूँ। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज जीएसटी, ये 3 तरह के होते हैं। पहला एसजीएसटी, सेकंड सीजीएसटी। एसजीएसटी क्या है? स्टेट जीएसटी। सीजीएसटी क्या है? सेंट्रल जीएसटी। और ये दोनों टैक्स एसजीएसटी या सीजीएसटी कब एप्लीकेबल होता है? जब हमारा बिजनेस इंट्रा स्टेट होता है। इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन स्टेट, मीन्स किसी पार्टिकुलर स्टेट में हम सामान खरीद रहे हैं और वहीं पे बिजनेस कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये इंट्रा स्टेट हुआ। तो जो भी हमारा उस प्रोडक्ट का स्लॉट आएगा टैक्स का, वेदर इट इज 12%, वेदर इट इज 18%, तो उसका 50% हमारा एसजीएसटी में जाएगा और 50% सीजीएसटी में। दैट इज अगर 18% है तो 9% स्टेट जीएसटी में जाएगा और 9% सेंट्रल में। तो जितना भी हमारा जीएसटी निकलेगा दोनों में आधा आधा चला जाएगा। थर्ड वन इज आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड कब होता है? जब हमारा बिजनेस इंटर स्टेट होता है, मींस प्रोडक्ट कहीं और से खरीदा गया है और उसका बिलिंग किसी दूसरे स्टेट के लिए हुआ है, या फिर इंडिया से हम कोई सामान बाहर भेज रहे हैं, या फिर बाहर से कोई सामान हम इंडिया में मंगवा रहे हैं, तो ये सब आता है हमारा आईजीएसटी के कैटेगरी में। इन दैट केस क्या होता है कि जो भी हमारा जीएसटी लगता है वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, उसमें स्टेट का कुछ भी हिस्सेदारी नहीं होता है। तो अगर हम कोई सामान, अभी जैसा कि हम लोगों ने एग्जांपल में देखा कि महाराष्ट्र में सामान खरीदे 1 लाख का और उसका बिलिंग एड्रेस क्या था? झारखंड का, तो उस 1 लाख का 18% अगर जीएसटी बनता है तो वो टोटल 18,000 रुपीज कहाँ चला जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और जब हम उस प्रोडक्ट को झारखंड में लेके आ गए और अब उस प्रोडक्ट का हम बाय और सेल आगे झारखंड में कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? अब इंट्रा स्टेट हो गया। और उसके लिए हम क्या किए कि 1 लाख रुपए का जो हम सामान लेके आए थे उसका हमने मार्केट प्राइस अब 1,20,000 कर दिया। तो अब 1,20,000 को जब हम बेचेंगे तो हमारा तो जीएसटी का रेट वही रहेगा, क्योंकि वो सामान उसी स्लॉट का है जिस टैक्स में वो आता है। तो अब 1,20,000 का 18% हम लेंगे, जो कि हमारा निकला 21,600। तो अब ये इंट्रा स्टेट हो गया है, तो क्या होगा? यहाँ पे एसजीएसटी भी रोल में आ जाएगा और सीजीएसटी भी रोल में आ जाएगा। तो अगर 10,800 एसजीएसटी को जा रहा है तो 10,800 सीजीएसटी को भी जा रहा है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जा रहा है। बट सिंस वी हैव पेड ऑलरेडी 18,000 टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो फिर से हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा? अब जो इंट्रा स्टेट में बिजनेस करने पे 10,800 का शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलने वाला है, जो हमने पहले 18,000 दे दिया है, तो उस 18,000 से 10,800 हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास एडवांस में अभी भी टैक्स दिया हुआ 7,200 बचता है। अब इस 7,200 को हम क्या करेंगे? जो स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी जाने वाला है 10,800, उसमें से इसको माइनस कर देंगे। जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा यही अब हमारा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, और सिर्फ इसी टैक्स को देने का लायबिलिटी हमारे ऊपर है, और कोई टैक्स देने का नहीं है। और इस टैक्स को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। और ये वैल्यू एडेड क्या हो गया कि 18% जो हम पहले दिए थे वो उस सामान के लिए दिए थे जिसका उस वक्त कॉस्ट प्राइस 1 लाख रुपीज था, लेकिन अब चूंकि उसका मार्केट प्राइस हम कितना कर दिए हैं? 1,20,000, मतलब इसका वैल्यू बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 20,000। तो ये टैक्स कहीं ना कहीं उस 20,000 का ही हमको देना पड़ रहा है 18%, क्योंकि इसका वैल्यू हम बढ़ा दिए हैं, तो टैक्स भी अब उसमें ऐड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। और अब हम समझते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा, और जीएसटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। फिर एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियो के साथ मैं आपके साथ फिर आऊंगा। टिल देन इट्स गुड बाय, थैंक यू।